Namaste everyone. Good morning, good afternoon or good evening. As usual, मेरा कॉमन डायलॉग है. वेलकम बैक टू टाइम ऑफ सप्लाई, जहाँ पे हम समय को आइडेंटिफाई करते हैं, डेट को आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई ऑन विच डेट सप्लाई मेड एंड फ्रॉम विच डेट लाइबिलिटी गेट्स जनरेटेड, है ना. तो भाई हम कहीं ना कहीं क्या ढूंढने वाले हैं, हम किसको ढूंढने वाले, हम ढूंढने वाले हैं टाइम को, हम ढूंढने वाले हैं डेट को. ओके, तो हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में जो अभी तक हुआ है आपका टाइम ऑफ सप्लाई का, वो वाले पर्टिकुलर लेक्चर्स में हमने क्या कवर किया. ऑलरेडी वी हैव कवर्ड इंट्रोडक्शन. द वेरी फर्स्ट थिंग, इंट्रोडक्शन कवर किया कि व्हाट इज टाइम ऑफ सप्लाई, जिसमें टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स अलग है और सर्विसेज अलग है. जिसके अंदर फॉरवर्ड चार्ज में मैंने आपको ऑलरेडी फॉरवर्ड चार्ज के अंदर दो कॉन्सेप्ट्स बता दिया. एक मूवेबल गुड्स का टाइम ऑफ सप्लाई, मूवेबल गुड्स का टाइम ऑफ सप्लाई, और दूसरा नॉन मूवेबल गुड्स का टाइम ऑफ सप्लाई असरटेन कैसे करने का. आपको लगा रहेगा अरे सब कुछ तो सेम था सर, सेम टाइप का सब तो दिया आपने, होमवर्क में दिया सर, क्या करते हो सर. ठीक है, क्या करूं भाई, जो क्वेश्चंस है वो मैंने आपको अरेंज करा के दिया. थोड़ा थोड़ा आपको क्वेश्चन बहुत सिमिलर लगने लगेगा. एक स्टेज के बाद आपको ऐसा भी लग सकता है कि भाई कौन सी सिचुएशन में कौन सा टाइम ऑफ सप्लाई पकड़ना है, कंसीडर करना है. दैट मे हैपन. ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. प्रैक्टिस करो, सीख जाओगे. तो आज हम लोग फॉरवर्ड चार्ज में ही जो फर्दर दो पेंडिंग कैटेगरी है, एक है आपका कंटिन्यू सप्लाई ऑफ गुड्स का और दूसरा है आपका गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल. ये जो दो रिमेनिंग कॉन्सेप्ट है फॉरवर्ड चार्ज में, वो हम लोग आज कवर करने की कोशिश करेंगे. ओके, और अगर लगा टाइम बच रहा है, मतलब छोटा लेक्चर लगा मुझे, तो मैं डेफिनेटली यही वाले वीडियो में आपको रिवर्स चार्ज भी कवर करवा के दे दूंगा. ओके, लेट्स सी टू इट. जैसे अपना प्रोसेस आगे बढ़ता है, हम वैसे डिसाइड करते कि भाई क्या करना है. ओके, चलो. अभी अगर मैं टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करूं इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स, तो भाई टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा. सवाल है, क्या इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स टाइम ऑफ सप्लाई विल बी, जस्ट अ सेकंड अरेंज कर देता हूँ, ना चला ये तो. कंटिन्यू सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहेगा. डेट ऑफ इनवॉइस, अर्लियर ऑफ डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट. ये तो भाई रूल कंडीशन बताया. पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स. जहां पे गुड्स का सप्लाई आपका कंटिन्यू बेसिस पे रहेगा, रेगुलर बेसिस पे रहेगा, रिकरिंग बेसिस पे रहेगा, उसको आप कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स कह सकते हो. एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें कि भाई ये कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स होता कहाँ पे, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इफ आई सी, वो एग्जिस्ट करता है आपके आसपास के सराउंडिंग में ही, आपके डेली लाइफ में. लाइक आप हर एक के घर पे डेली का, यू माइट हैव सीन, अर्ली मॉर्निंग में दूध आता है, दूध वाला आपको दूध सप्लाई करता है डेली का मॉर्निंग में, है ना. तो वो आपको सप्लाई क्या कर रहा है, डेली बेसिस पे कर रहा है. फ्रॉम योर फर्स्ट डे टू लास्ट डेट ऑफ द मंथ वो आपको रेगुलर कंटिन्यूअस सप्लाई कर रहा है दूध का. तो कैन आई से उसने जो गुड्स का सप्लाई किया उसको क्या कहोगे आप, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स कहोगे. क्यों,
क्योंकि वो आपको जो दूध का सप्लाई है विच इज अ गुड, मूवेबल है दूध कहीं ना कहीं, तो विच इज अ गुड जिसका सप्लाई वो डेली का कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है, उसको आप क्या कहोगे, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स कहोगे। तो ऐसा एग्जांपल बहुत सारा है, कॉर्पोरेट में भी ऐसा होता है, गुड्स का सप्लाई कंटिन्यू बेसिस पे होता है। इट्स नॉट लाइक कि आपको हर एक बार ऑर्डर देना पड़ रहा है, आपने एक बार ऑर्डर दे दिया वही खत्म हो गया, एक बार आपने ऑर्डर दे दिया खत्म हो गया, आपको गुड्स कंटिन्यू सप्लाई होता रहेगा। गेटिंग? तो अगर कहीं पे गुड्स को कंटिन्यू सप्लाई किया जा रहा है तो टाइम ऑफ सप्लाई विल बी, जिस दिन पे आपने इनवॉइस बनाया, दैट इज डेट ऑफ इनवॉइस, मतलब जिस दिन पे आपने बिल बनाया, इनवॉइस बनाया, वो डेट, और डेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, मतलब ऑन विच डेट वो स्टेटमेंट बनाया गया है। एक एग्जांपल बोलता हूँ, वो दूध वाले का एग्जांपल हम कंटिन्यू कर सकते हैं। दूध वाला क्या करता है, आपको डेली का दूध सप्लाई करता है, डेली का क्या आपसे पैसा लेता है, वो नहीं, वो महीने में एक ही बार पैसा लेता है। तो उसके पास एक छोटा सा लिखने वाला स्टेटमेंट, या फिर आप उसको उसका डायरी कह सकते हो, मेंटेन करता है, कभी देखना। तो जिस दिन उसने उस स्टेटमेंट में डेट लिखा है, जैसे 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक जो दूध उसने सप्लाई किया, उसका वो टोटल कब करता है, 30th ऑफ एवरी मंथ को करता है। तो वो 30th क्या है, 30th डेट क्या है, वो आपका डेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स है। मतलब जिस दिन भी स्टेटमेंट प्रिपेयर हो रहा है, उस स्टेटमेंट के ऊपर जो डेट लिखा गया है उसी को कहा जाता है डेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। यूजुअली दूध वाला हो सकता है, पेपर वाला हो सकता है, वो भी आपको देखो कंटिन्यू गुड सप्लाई करता है और महीने में एक बार आपसे पैसा लेके जाता है आगे। तो जब वो पैसा लेने के लिए आता है, यूजुअली दूध वाले हो सकते हैं, तो वो एक स्टेटमेंट साथ में लेके आते हैं, लिखा हुआ छोटा सा पर्ची आप कह सकते हो, वो साथ में लेके आते हैं कि भाई अगर आपने पूछा तो मुझे रिकॉर्ड दिखाओ, तो दिखा देते कि ये देखो आपका रिकॉर्ड, है ना। तो अगर कंटिन्यू गुड्स का सप्लाई हो रहा है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या, कीप इट वेरी सिंपल, जिस दिन इनवॉइस बना वो, या फिर जो भी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स का डेट है वो, इन दोनों का अर्लियर विल बी योर टाइम ऑफ सप्लाई। इजी समझ है, ज्यादा कुछ इसके ऊपर कॉम्प्लिकेशन है नहीं, क्योंकि आपको दो ही डेट कंपेयर करना है। हम है ना सेक्शन नंबर 12 के साथ में 12 जो टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स पढ़ रहे हैं सेक्शन नंबर 12, टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सर्विस जो पढ़ेंगे वो सेक्शन नंबर 13 रहेगा। हम सेक्शन नंबर 12 और सेक्शन नंबर 13 को सेक्शन नंबर 31 से रिलेट करके पढ़ते हैं, क्योंकि सेक्शन नंबर 31 में बोला गया है कि डेट ऑफ इनवॉइस क्या होना चाहिए करके। तो ये जो डेट या ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस क्या रहेगा वो सब सेक्शन नंबर 31 में बताया गया है। तो मैं आपको वो दोनों रिलेट करके ही पढ़ाता हूँ हमेशा। रेडी? चलो इसका एक कुछ इसका जो भी क्वेश्चन है दैट वी विल कवर इट आउट फास्ट एंड फ्यूरियस। लेट्स गो। नंबर 10 देखेंगे हम लोग, क्या बोला है देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में, from the following independent transactions related to continuous supply of goods, find out the time of supply for each of the cases। हर एक का इंडिविजुअली आपको आंसर करना है कि भाई व्हाट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई, ये आपको इंडिविजुअली आंसर देना है। आपके पास 3 डेट अवेलेबल है, डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। देखो फॉरवर्ड चार्ज में मैंने आपको कहा था प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कि पेमेंट का डेट कंसीडर या काउंट कहीं पर भी नहीं होता है फॉरवर्ड में। हाँ, बाकी सब केस में हम डेट ऑफ पेमेंट भी कंसीडर करेंगे। सिर्फ ये जो फॉरवर्ड चार्ज के अंदर 4 केसेस है, मूवेबल गुड्स, नॉन मूवेबल गुड्स, कंटिन्यू सप्लाई ऑफ गुड्स और आपका गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल। इन 4 केसेस में हम डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट को कंसीडर
नहीं करते, कीप इट वेरी क्लियर, मतलब पेमेंट वाला डेट सीधा इग्नोर हो जाता है। तो कैन आई से अपने सॉल्यूशन में भी ये वाला जो डेट है वो सीधा सीधा इग्नोर हो जाएगा, तो काट दिया। पहले हम यहाँ पे ओरली देखते कि भाई टाइम ऑफ सप्लाई क्या आएगा, पहले अपन ओरली भी कर सकते। डेट ऑफ इनवॉइस जैसे पहला वाला केस है 20 नवंबर 2019, डेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट 25 नवंबर 2019। अब इन दोनों में से अर्लियर डेट कौन सा है, 20 नवंबर पहला आता है कि 25 नवंबर पहला आता है? सर 20 नवंबर, तो आंसर विल बी 20 नवंबर। दूसरे वाले केस में 15 अक्टूबर, 15 अक्टूबर सेम डेट है तो कंपैरिजन ही नहीं है, 15 अक्टूबर ही आएगा। 10 दिसंबर कि 9 दिसंबर, पहला कौन सा दिन आता है, 9 दिसंबर आता है, तो लिख लिया मैंने। 15 जनवरी कि 12 जनवरी, 12 जनवरी कुछ भी नहीं है। 10 जनवरी कि 9 जनवरी, यहाँ पे भी 9 जनवरी। देन 20 दिसंबर कि 25 दिसंबर, 20 दिसंबर। देन 13 दिसंबर कि 15 दिसंबर, 13 दिसंबर। खत्म, आंसर हुआ समाप्त। देखो सम सॉल्व करने में फीलिंग वेरी गुड, क्योंकि भाई कुछ है ही नहीं, कंपेयर करके लिख देना है। लेकिन कहीं ना कहीं तुमको वो प्रोविजन याद भी होना चाहिए कि ये प्रोविजन कहता क्या है। एक सिंपल सा मेथड आप टाइम ऑफ सप्लाई में याद करो। अगर आपको सारा प्रोविजन याद नहीं हो रहा है इन वन गो, मैस फील हो रहा है, कंफ्यूजन लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है, ऐसा लग रहा है, वैसा लग रहा है, वॉट एवर इट मे बी, तो आप सीधा सीधा एक ही चीज याद रखो दिमाग में कि जो भी डेट है उसका अर्लियर लिखना टाइम ऑफ सप्लाई में। एक आउटिंग मेथड है, इसमें आप समझ नहीं रहे हो, इसमें आप कुछ भी लिख के आ रहे हो, बट दिस सजेस्टेड कि अगर आपको बहुत कंफ्यूजन लग रहा है तो जो भी डेट है उसका अर्लियर लिख दो। 7-8 सिचुएशन में 5 सिचुएशन तो आपका सही हो ही जाएगा, क्योंकि आंसर हमेशा अर्लियर ही में आता है। तो अपना पहला फॉर्मेट आंसर लिखने का कैसा रहता है, पहले हम वो रूल या कंडीशन लिखते हैं, फिर आंसर सॉल्व करते हैं। तो चलो कैन आई से अपन क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। to supply, time of supply in case of continuous supply, continuous supply of goods will be earlier of following dates, will be earlier of following dates। क्या क्या, A date of invoice, date of invoice, B date of statement of account, date of statement of account। ओके, नाउ कॉलम्स बना लेते हैं। क्या लिखेंगे ऊपर, ascertainment of time of supply। आने वाले समझ में शॉर्टकट लिखूंगा, हाँ आप लोग को शॉर्टकट लिखना अलाउड नहीं है, TOS दैट इज टाइम ऑफ सप्लाई, टॉस। कॉलम क्या क्या बनेगा, कीप इट वेरी सिंपल सर। एक बनेगा सीरियल नंबर का, एक बनेगा डेट ऑफ इनवॉइस का, मतलब वो सारे कॉलम तो बनेंगे ही जिसको कंपेयर करके आंसर ढूंढना है। और एक बनेगा आपका डेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, डेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, और एक बनेगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, चलो अभी अपन अरेंजमेंट कर लेते हैं। सीरियल नंबर 1, डेट ऑफ इनवॉइस 20th नवंबर, डेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट 25th नवंबर। सीरियल नंबर 1 क्या है मेरा, 20 नवंबर
2019, date of statement of accounts 25th November 2019, वही है ना? हाँ, तो वही टाइम ऑफ सप्लाई इन दोनों का अर्लियर that is 20th November 2019. देन नंबर 2 क्या दिया है? 15 अक्टूबर और 15 अक्टूबर सेम डेट है। वैसे तो आप खुद से भी कर सकते हो, लेकिन एक ही समय इसके ऊपर तो मैं ही करा के दे रहा हूँ। 15 अक्टूबर टाइम ऑफ सप्लाई विल बी 15 अक्टूबर। देन नंबर 3 10 दिसंबर 9 दिसंबर, चलो 10 दिसंबर 2019 9 दिसंबर 2019, इन दोनों का अर्लियर विल बी 9 दिसंबर 2019। नंबर 4 15 जनवरी की 12 जनवरी, नंबर 4 15 जनवरी 2020 12 जनवरी 2020, इन दोनों का अर्लियर क्या है? इन दोनों का अर्लियर है 12 जनवरी 2020। नेक्स्ट नंबर 5 10 जनवरी की 9 जनवरी, लेट्स राइट इट। नंबर 5 10 जनवरी 2020, नंबर 5 और 9 जनवरी 2020, इन दोनों का अर्लियर दैट इज 9 जनवरी 2020। देन नेक्स्ट सीरियल नंबर 6 20 दिसंबर की 25 दिसंबर, नंबर 6 20 दिसंबर 19 की 25 दिसंबर 19, इन दोनों का अर्लियर 20 दिसंबर 2019। 13 फरवरी की 15 फरवरी, लास्ट वन 13 फरवरी 2020 15 फरवरी 2020, इन दोनों का अर्लियर डेट कंफर्म कर रहा था, इन दोनों का अर्लियर विल बी 13 फरवरी 2020। ओके डन। इतना सा आंसर है, छोटू सा 8 मार्क के लिए, बहुत सिंपल है ना। 15 मार्क के लिए भी आता है समझ इसमें से कभी कभी, बट याद होना आपका काम, याद करना आपका काम है। टेक द स्क्रीनशॉट प्लीज। स्क्रीनशॉट ले लिया रहेगा। अभी हम अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे जिसका नाम है गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल। क्या नाम है उसका? गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल। किसके अंडर में आता है? ये आता है आपके फॉरवर्ड चार्ज के अंदर ही। फॉरवर्ड चार्ज के अंदर का लास्ट सब कॉन्सेप्ट है आपका गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल। पहले भाई व्हाट डू यू मीन बाय गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल? इसका मतलब क्या है? जो गुड्स का सेल बायर के कंफर्मेशन के बाद में बुक होता है, उसको आप गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल कह सकते हो। मतलब क्या? सप्लायर ने या सेलर ने अपने यहां से गुड्स का सप्लाई कर दिया, बायर को वो गुड्स रिसीव भी हुआ, लेकिन अभी तक सेल नहीं कंसीडर हो, सेल काउंट नहीं कर सकते आप इसको, क्योंकि वो डिपेंड करता है। अगर बायर ने गुड्स को रिजेक्ट कर दिया तो क्या कहोगे? भाई वो सेल हुआ ही नहीं। अगर बायर ने गुड्स को एक्सेप्ट किया तब आप कहोगे कि हाँ ये सेल है। तो कहीं ना कहीं आपका सेल
किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? बायर के अप्रूवल के ऊपर। तो ये गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल मतलब एक ऐसे गुड्स का सप्लाई जो बायर के अप्रूवल के ऊपर डिपेंड है। अगर बायर ने अप्रूव किया तो सेल है, रिजेक्ट किया गुड्स तो उसको आप सेल में कंसीडर नहीं करोगे, सेल या फिर सप्लाई में कंसीडर नहीं करोगे। तो गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल के केस में अपने को मेनली सिर्फ दो ही डेट देखना है, प्रोविजन के हिसाब से दो ही डेट देखना है, लेकिन सॉल्यूशन में मैं आपको एक तीसरा डेट भी बताऊंगा क्योंकि वो भी मैटर करता है। क्योंकि एक एक सॉल्यूशन जो आपके बुक में नहीं है, वो जो अदर बुक्स मैंने रेफर किए थे उसमें एक एक सॉल्यूशन में उसको भी काउंट किया गया है, वो मैं वहीं पे एक्सप्लेन करूंगा जब हम लोग सब देखेंगे। ठीक है, तो मेनली प्रोविजन में दो डेट को उन्होंने बोला है कंपेयर करो, और इन दो डेट का जो भी अर्लियर रहेगा, अर्लियर ऑफ फॉलोइंग will be क्या, अर्लियर ऑफ फॉलोइंग विल बी TOS, that is time of supply. अर्लियर ऑफ फॉलोइंग विल बी टाइम ऑफ सप्लाई। क्या, नंबर 1 जो सब में आता है कॉमन, that is my date of invoice। आपने जितना भी सम अभी तक किया उसमें आपने ये तो देखा कि सब में डेट ऑफ इनवॉइस कॉमन कंडीशंस में आता ही है कि उसके बिना टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन कैसे करोगे। डेट ऑफ इनवॉइस इंपॉर्टेंट होता ही है वैसे। तो डेट ऑफ इनवॉइस एक, दूसरा 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स। मतलब क्या, देखो गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल मतलब कहीं ना कहीं व्हाट वी कैन से मूवेबल गुड्स, मूवेबल गुड्स हैं इसलिए तो वो गुड्स को भेजा गया, सेंड किया गया, भेजा गया। तो ये जो सेकंड कंडीशन है वो क्या कहता है कि जिस दिन पे गुड्स को भेजा गया, रिमूव किया गया, डेट ऑफ रिमूवल मतलब जिस दिन पे गुड्स को सप्लायर ने अपने फैक्ट्री से या दुकान से, शॉप से रिमूव किया, वो वाले डेट से 6 month यू हैव टू कैलकुलेट। हाँ, यहाँ पे ये जो पॉइंट नंबर 2 वाला जो डेट है ना, ये दिया नहीं रहेगा, ये आपको असरटेन करना पड़ेगा। डेट ऑफ रिमूवल विल बी देयर, आपको वो डेट ऑफ रिमूवल में 6 महीने ऐड करना है और एक नया डेट ढूंढ के निकालना है जिसको हम क्या कहेंगे पता है? इसका और एक नाम हम ये भी कह सकते हैं, ड्यू डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, ड्यू डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। मतलब ये पॉइंट नंबर 2 में जो आपने लिखा है ना 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, इसको आप और एक लैंग्वेज में यू कैन से लाइक ड्यू डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। ड्यू डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या कहता है? कीप इट सिंपल, उसने इतना ही कहा कि भाई जिस दिन गुड्स को रिमूव किया गया, जिस दिन गुड्स को रिमूव किया गया वहां से 6 महीने के अंदर अंदर बिल बना देना जरूरी है, कंपलसरी है। तो वो जो 6 महीना आपके डेट ऑफ रिमूवल में जब आप 6 महीना ऐड करते हो तो जो नया डेट आ रहा है उसी को हम कहते हैं ड्यू डेट फॉर इशू ऑफ इनवॉइस। मतलब हम कहीं ना कहीं यहाँ पे एक नया डेट ढूंढ के निकालेंगे। अभी तक के सब में आपने जो भी किया वहां पे क्या हो रहा था, दिया डेट
जो भी डेट अवेलेबल था आपने सिर्फ उसको कंपेयर किया, उन दोनों में से आपने जो भी अर्लियर था उसको लेके खत्म किया। अभी तक का कॉन्सेप्ट वैसे ही चला, दिए हुए डेट में से आपको अर्लियर ढूंढना था, लेकिन यहाँ पे दैट इज गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल या इसके बाद आने वाला जो भी कॉन्सेप्ट है दैट मे बी ऑफ अ रिवर्स चार्ज, दैट मे बी फॉर गुड्स सप्लाई ऑफ सर्विस सेक्शन नंबर 13, वहां पे सब आपको एक डेट ढूंढना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, फिर उसको कंपेयर करके आंसर निकालना रहेगा। मतलब यहाँ से थोड़ा सा आपका लेवल चेंज होगा, क्वेश्चन का भी, तुम्हारी सोच का भी, अंडरस्टैंडिंग का भी और तुम्हारे नॉलेज का भी। मीटिंग तो आप यहाँ पे एक नया डेट असरटेन करोगे। कैसे असरटेन करोगे? जिस दिन पे गुड्स को रिमूव किया गया है, जिस दिन पे गुड्स को रिमूव किया गया उसमें आपको 6 महीना ऐड करना है। कितना ऐड करना है? 6 महीना। तो 6 महीना ऐड करने के बाद जो आपको नया डेट मिलेगा वो आपका ड्यू डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, या फिर जो सेकेंड कॉलम है ना वो। तो मैं इसको ऐसे भी पढ़ सकता हूँ, एक in case of goods sent on approval, time of supply will be earlier of the following dates. Number 1, date of invoice. Number 2, due date for issue of invoice. Number 2, what? Due date for issue of invoice. Okay. ये भी कहो या फिर 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स कहो, चलेगा, टेंशन नहीं है, चलेगा। लेकिन ये प्रोविजन है, हाँ, प्रोविजन को अच्छे से पेजे में उतारो। दुखेगा सर आपका, लेकिन उतारो, क्योंकि भाई समझोगे नहीं, प्रोविजन को अंडरस्टैंड नहीं करोगे, विल बी डिफिकल्ट टू सॉल्व द सम्स। एक ही क्वेश्चन है इसके ऊपर, क्योंकि उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। एग्जाम्स में ज्यादातर तो मूवेबल गुड्स या नॉन मूवेबल गुड्स या फिर आपका रिवर्स चार्ज गुड्स के केस में एंड सर्विस के केस में यही सब आता है। ये सब रेयर कभी कभी अगर आ गया तुम्हारा नसीब फूट के, तो क्यों तुमको एग्जाम हॉल में झटके ना आए, इसके लिए मैंने कॉन्सेप्ट रखा है, पूरा सिखा देता हूँ, सिखाने में। तो एक क्वेश्चन मैंने ढूंढ के भी निकाला ताकि अपन एक क्वेश्चन भी कर सके, आप इस प्रोविजन को समझ भी सको कि भाई एग्जैक्टली ये प्रोविजन आपको क्या बोल रहा है। क्योंकि आप थियरी में पढ़ के सुनते हो उसमें, और जो जहां पर आप चीजों को सॉल्व करते हो, जहां पर आपके पास नंबर्स अवेलेबल होता है, उसमें काफी फर्क होता है। चलो, तो अपना अगला कॉन्सेप्ट गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल का क्वेश्चन देखते। सारा क्वेश्चन नंबर 11 कवर करेंगे, जिसमें देखो सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस दिया है एंड कॉलम्स क्या क्या दिया है, दैट विल मैटर फर्स्ट। डेट ऑफ रिमूवल लगेगा आपको, क्योंकि इस डेट ऑफ रिमूवल में ही आप जब 6 मंथ ऐड कर दोगे, आप इसी में जब 6 महीने ऐड कर दोगे तो आपको ड्यू डेट फॉर इश्यू ऑफ इनवॉइस आ जाएगा। डेट ऑफ इनवॉइस तो देखे रखा है, ये वॉइस नहीं इनवॉइस है, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक। एक्सेप्टेंस रेसिपिएंट इंपॉर्टेंट कॉलम है, इसको भी लेंगे। डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट ये अपने काम का नहीं है, क्योंकि फॉरवर्ड चार्ज में हम पेमेंट का डेट काउंट नहीं करते, है ना। तो ये कॉलम क्या है? एक्सेप्टेंस रेसिपिएंट, मतलब जहां पर आपने गुड्स को भेजा, ये बायर ने कौन से दिन पे गुड्स को एक्सेप्ट किया या अप्रूव किया, ये वो वाला डेट है। इसको आप डेट ऑफ एक्सेप्टेंस भी कह सकते हो बाय द रेसिपिएंट। रेसिपिएंट मतलब बायर, जिसने गुड्स को रिसीव किया,
उसने गुड्स को अप्रूव कब किया, वो ये डेट है। तो आप यहाँ पर कॉलम्स कितना बनाओगे, एक सीरियल नंबर तो आता ही है, डेट ऑफ रिमूवल बनेगा, ड्यू डेट फॉर इश्यू ऑफ इनवॉइस बनाना पड़ेगा आपको, जहां पर हम नया डेट लिखेंगे आइडेंटिफाई करके, 1 2 3 4 5 कॉलम्स। देन आंसर का दैट इज टाइम ऑफ सप्लाई का यहाँ पे बनेंगे 6 कॉलम्स। कितने बनेंगे, 6 कॉलम्स। तो चलो पहले कॉलम बनाने के पहले अपन कंडीशन लिखते। कंडीशन क्या है, चलो नोट डाउन करते, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या लिखते, इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स, टाइम ऑफ सप्लाई शॉर्ट फॉर्म लिखना मुझे अलाउड है, तुम लोगों को नहीं। टाइम ऑफ सप्लाई विल बी अर्लियर ऑफ फॉलोइंग डेट्स। ओके, पहला अभी मैंने पढ़ाया था डेट ऑफ इनवॉइस, दूसरा 6 months from the date of issue of invoice, full stop। ये तो मैंने कंडीशन लिखा जो मैंने आपको अभी अभी बताया, वो ड्यू डेट वाला जो मैंने लिखा था ना रेड पेन में, उसको सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखा। ये वाला प्रोविजन में लिखते टाइम अपने को जो एक्चुअल प्रोविजन में वर्डिंग्स है उसी का इस्तेमाल करना पड़ता है, यू कांट चेंज देम। आगे देखो कॉलम्स बनाते हैं। चलो कॉलम्स अपना रेडी हो गया, सीरियल नंबर, डेट ऑफ रिमूवल, ड्यू डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, जो भी डेट ऑफ रिमूवल है उसमें 6 महीना ऐड करके जो नया डेट आ रहा है वो, डेट ऑफ इनवॉइस क्वेश्चन में दिया है, एक्सेप्टेंस रेसिपिएंट क्वेश्चन में दिया है, कंपेयर करो और टाइम ऑफ सप्लाई निकालो, बस इतनी सी बात है। तो पहला वाला सीरियल नंबर देख लेते हैं। चलो भाई फर्स्ट सीरियल नंबर 11/11/2019 डेट ऑफ रिमूवल है। चलो नंबर 1 11/11/2019 डेट ऑफ रिमूवल है, और डेट ऑफ इनवॉइस कितना दिया है, 15/11/2019 दिया है। चलो अच्छी बात है, 15/11/2019। एक्सेप्टेंस रेसिपिएंट 20/11/2019, 20/11/2019। चलो पहला वाला अच्छे से समझने की कोशिश करते क्या हो रहा है करके। यहाँ पे पहले तो भाई मुझे ड्यू डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस ढूंढना है, ये वाले कॉलम का आंसर मिल जाए, फिर उसके बाद मेरे मेन कॉलम का आंसर मिल जाएगा, दैट विल बी ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई। चलो अभी यहाँ पर डेट ऑफ रिमूवल, गुड्स कब रिमूव हुआ है, 11 नवंबर को हुआ है। डेट ऑफ रिमूवल 11 नवंबर 2019 है। अगर मैं इसमें 6 महीने ऐड करता हूँ, 6 मंथ ऐड करता हूँ, तो नया डेट क्या आएगा, देखो जैन बोल रहा हूँ, नवंबर से दिसंबर 1 महीना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में 6 महीना पूरा हो रहा है इसका। देखो ना, नवंबर से दिसंबर 1 महीना, 2 3 4 5 6, मई महीने में 6 महीना पूरा होता है। तो डेट क्या आएगा, देखो 10 मई को, 10 मई 2020 को 6 महीने पूरे होंगे। आपको 6 महीने कंप्लीट होने के बाद वाला दिन लेना है, मतलब we will take 11th May 2020। What we will take 11th May 2020। क्या कहना चाहता हूँ
कि जो भी आपका डेट ऑफ रिमूवल है उसमें 6 महीना ऐड करो, जिस दिन 6 महीना कंप्लीट हुआ उसका अगला दिन लेना है मुझे। तो यहाँ पर व्हाट आई विल टेक, ड्यू डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस विल बी 11th May 2020। अब हमको ड्यू डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ इनवॉइस, एक्सेप्टेंस, इन तीन कॉलम्स को कंपेयर करके इन तीन कॉलम का जो अर्लियर डेट है उसको आप लिखोगे टाइम ऑफ सप्लाई में। अब मुझे बताओ 11 मई 2020, 15 नवंबर 2019, 20 नवंबर 2019, इन तीनों में से सबसे पहले कौन सा डेट आता है? कुछ लोग 11 तारीख लिख देते हैं यार, सिर्फ तारीख नहीं देखने का, महीना और साल भी देखो। यहाँ पे देखो सबसे पहला डेट इन तीनों में आता है मेरा 15 नवंबर 2019 विल बी द आंसर। 15 नवंबर 2019 विल बी द आंसर, इन तीनों का अर्लियर। चलो मतलब आपने क्या समझा, डेट ऑफ रिमूवल वाले कॉलम का इस्तेमाल करके आप ड्यू डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस ढूंढते हो, फिर आप ड्यू डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस को, डेट ऑफ इनवॉइस और एक्सेप्टेंस रेसिपिएंट, इनको आपस में कंपेयर करके इन तीनों में से जो भी अर्लियर रहेगा उसको आप टाइम ऑफ सप्लाई या आंसर में लिख देते हो। सीरियल नंबर 2, 15 नवंबर, 15 नवंबर, 16 दिसंबर। चलो लिखते। नंबर 2, 15 नवंबर 2019, 15 नवंबर 2019 और सॉरी गलत लिख दिया, वेरी सॉरी, ये तो अपने को ढूंढना होता है ना। डेट ऑफ इनवॉइस यहाँ पे आएगा 15 नवंबर 2019 और एक्सेप्टेंस का डेट क्या है देखो 16 दिसंबर 2019, 16 दिसंबर 2019। अब मुझे ये वाले पर्टिकुलर महीने में या डेट ऑफ रिमूवल में 6 महीना ऐड करना है, जैसे मैंने ऊपर वाले सम का किया था। तो नवंबर ही है तो नवंबर से दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई के महीने में 6 महीना पूरा हो रहा है। तो मई का कौन सा दिन देखो 14 मई 2020 को 6 महीना पूरा हुआ, जिस दिन पूरा हुआ वो नहीं लेना है, उसका अगला दिन लेना है। तो इसका अगला दिन मतलब कैन आई से 15 मई 2020, ये तीन मिल गया मुझे डेट। अब इन तीनों का अर्लियर क्या है देखो, इन तीनों में सबसे पहला आता है 15 नवंबर 2019। मीटिंग थोड़ा अलग कलर के पेन से लिख रहा हूं ताकि आपको और थोड़ा इन डीप समझ में आने आए। नंबर 3, 20 दिसंबर, 15 फरवरी, 20 दिसंबर 2019, 15 फरवरी 2020 और आपका एक्सेप्टेंस है 10 फरवरी 2020। वेरी सॉरी, वापस गलत कॉलम में लिख दिया। यहाँ पे आएगा डेट ऑफ इनवॉइस 15 फरवरी 2020। चलो 15 फरवरी 2020 और एक्सेप्टेंस का कभी का दिया है नंबर 3, एक्सेप्टेंस दिया है 10 फरवरी 2020 का, 10 फरवरी 2020 का। तो मैं सबसे पहले ड्यू डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस देखूंगा। ड्यू डेट क्या रहेगा, जो भी डेट ऑफ रिमूवल है उसमें 6 महीना ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखो दिसंबर से जैन, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून में हो रहा है 6 महीना। तो कैन आई से 20th जून 2020।
अब इन तीनों का अर्लियर देखो क्या आ रहा है, दैट इज 20 जून 2020, 15 फरवरी 2020 या फिर 10 फरवरी 2020। योर आंसर विल बी इन तीनों का अर्लियर विच इज 10th फरवरी 2020। सिंपल, थोड़ा आपको समझा रहेगा लॉजिक कि भाई हम क्या लॉजिक पे जा रहे हैं। नंबर 4 आ जाओ। नंबर 4 में क्या दिया है, 1 नवंबर 2019 डेट ऑफ रिमूवल, 1 नवंबर 2019 ड्यू डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या दिया है, सॉरी ड्यू डेट नहीं, डेट ऑफ इनवॉइस क्या दिया है, 25 अगस्त और 30 अगस्त। चलो इसको लिख लेते हैं, 25 अगस्त 20 अगस्त 2019। क्वेश्चन से जो डेटा दिया है सिर्फ मैंने कॉपी डाउन किया। अब यहाँ पे 6 महीना अगर आप ऐड करते हो तो नया डेट क्या मिलेगा, ड्यू डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या मिलेगा, डेट ऑफ रिमूवल 1 नवंबर है। मतलब 6 महीना कब पूरा हो रहा है, 6 महीना आपका पूरा होगा देखो नवंबर का पूरा महीना, यहाँ पे ध्यान से देखना है, देखो 1 नवंबर को ये डेट है, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल 30 को आपका 6 महीना पूरा हुआ, उसका नेक्स्ट डे दैट इज 1 मई 2020 लेंगे। अब इन तीनों का अर्लियर देखो क्या दिख रहा है, इन तीनों में मेरा अर्लियर डेट इज 20th अगस्त 2019। ओके, देन नंबर 5 क्या है, 1 जनवरी 2020 मेरा डेट ऑफ रिमूवल है, 1 जनवरी 2020 ड्यू डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस तो ढूंढेंगे अपन बाद में, डेट ऑफ इनवॉइस क्या दिए हैं 03/07/2019, 03/07/2019। एक्सेप्टेंस कब का है, 2nd of July 2019। चलो 2nd of July 2019। पहले ड्यू डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस देखेंगे 6 महीना ऐड करके। देखो ये 1 जनवरी को ही हुआ है, तो कैन आई से जैन का पूरा महीना, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ओके, 30 जून को 6 महीना पूरा हुआ, तो हम उसका अगला दिन दैट इज क्या लेंगे, 1 जुलाई 2020। ओके, ये ड्यू डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस के कॉलम में डाउट आता है आपको तो फोन कर लेना, घबराना हो। अब कंपेयर करो इन तीनों में से अर्लियर क्या दिख रहा है आपको, देखो इन तीनों में से अर्लियर 1 जुलाई कि 3 जुलाई कि 2 जुलाई, योर आंसर विल बी 1 जुलाई 2020। देन द लास्ट वन, 12 फरवरी मेरा डेट ऑफ रिमूवल है, 12 फरवरी डेट ऑफ रिमूवल, डेट ऑफ इनवॉइस क्या दी है 9th of February, 9th फरवरी 2020। ये 2020 है क्या 19 है, इसको 19 कर लो, ये 19 है, यहाँ पर मिस्टेक है, ठीक है सही है। देन एक्सेप्टेंस रेसिपिएंट 15 फरवरी 2020, 15 फरवरी 2020। 6 महीना ऐड करो, फरवरी के महीने में 6 महीना ऐड करोगे तो यू विल गेट द न्यू डेट। तो फेब से मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त में 6 महीना हो रहा है, तो कैन आई राइट इट 12 अगस्त 2020। यहाँ से तो सिंपल है भाई, इन तीनों का अर्लियर डेट 12 अगस्त की 9 फरवरी की 15 फरवरी, योर आंसर विल बी 9th फरवरी, आंसर विल बी 9th फरवरी 2020।
डन विद द केसेस, डन विद द सिचुएशंस। तो यहाँ पे ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इसमें आपको जो लर्निंग पार्ट था वो ये था कि भाई ड्यू डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस असरटेन कैसे करते हैं, क्योंकि इसके बाद ही आपका टाइम ऑफ सप्लाई वाला जो कॉलम का आंसर है वो आप निकाल पाओगे। ठीक है, चलो कॉपी डाउन करो, डाउट है तो बिंदास फोन करो, डाउट आना ही चाहिए आपको। टेक द स्क्रीनशॉट्स फास्ट। ये ठीक है, टेक दिस। यहाँ पे अपना फॉरवर्ड चार्ज का टाइम ऑफ सप्लाई हुआ खत्म। अब हम अगले लेक्चर में रिवर्स चार्ज इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स का केस कवर करेंगे। थोड़ा रिवीजन करो अच्छे से, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। ओके, चलो बाय।